जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए अपनी एक संभावित प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, जिसमें हम लोग डेली 10 क्वेश्चन के लगभग डिस्कस करते हैं। वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो या तो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं या तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं या कोई अच्छा सा कॉन्सेप्ट जिसमें होता है जो बार बार भूलता है, वैसे क्वेश्चनों को हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आज उस सीरीज का अपना ये 4th डे है, चौथा दिन है। 3 क्लास हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो आज ये बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी वर्ग मतलब स्क्वायर को 9 समान वर्गों में विभाजित किया जाता है, ठीक है, जिनमें से 5 वर्गों को छायांकित कर दिया जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है यदि इस छायांकित भाग को ऐसी भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है जिसका अंश 25 है तो उसका हर क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, ठीक है ना। देखिए सपोज आपके पास एक ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, इसको 9 भागों में बांट दिया गया है। इस तरह से 9 भाग में ये बट गया, ठीक है ना। अब ये कह रहा है इसमें से 5 भाग को 9 में से 5 को छायांकित कर दिया गया। 1 2 3 4 5, 5 को आपने छायांकित कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना किया, टोटल कितना था 9, 9 में से छायांकित कितना किया आपने 5। तो हमारे अकॉर्डिंग जो अनुपात बना वो कितने का बना, रेशियो बना 5:9 का बना, ठीक है ना, 5/9 बना। लेकिन वो कह रहा है कि इनसे एक ऐसा भिन्न व्यक्त किया जाता है जिसका अंश 25 है, मतलब वो 5 को 25 पढ़ रहा है। कह रहा है कि उसके अकॉर्डिंग अंश 25 है, हमारे अकॉर्डिंग अंश कितना हुआ था, 5 हुआ था, वो 5 को 25 बना रहा है। इसका मतलब वो क्या किया हुआ है बताइए, उसने इसमें 5 का गुणा कर दिया अंश में, ठीक है, आप अंश में 5 का गुणा करके बताया है। तो आप लोगों को ये बात पता होगी किसी भी अनुपात में जो काम ऊपर किया जाता है वही काम सेम नीचे भी किया जाता है ताकि अनुपात बैलेंस रहे, ठीक है। तो इसका मतलब हो ना हो हमें 9 जो हमारा हर था, डिनोमिनेटर था, उसमें भी गुणा 5 करना पड़ेगा। तो 5 नहीं 45 हो गया, ठीक है। तो अब वो कह रहा था कि अगर अंश 25 हो जाता है तो हर क्या होगा, तो हर को 45 करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, जो दिमाग लगा पाया वो अच्छे से कर जाएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आईएमपी, और इसको मैं आसान भाषा में भी कराऊंगा, घबराइएगा मत, इतना बड़ा भले लिखा हुआ है। देखिए इसमें कह रहा है किसी परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे गए हैं। टोटल कितने प्रश्न पूछे गए हैं, 120, ठीक है। कह रहा है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती थी इसीलिए रीना ने 15 प्रश्नों को हल नहीं करने का निश्चय कर लिया, ठीक है ना। तो अगर 120 में से 15 उसने निश्चय कर लिया कि नहीं करूंगी हल, तो कितना किया होगा, 105 प्रश्न उसने हल किए होंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक थे। अगर प्रत्येक प्रश्न आप सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलता है। उसने देखो कितने प्रश्न किए, 105, तो उसको मिलना कितना चाहिए था, 105 गुणा 2 नंबर मिलना चाहिए था। तो 105 का दूना हो जाएगा 210, तो उसको 210 नंबर मिलने चाहिए थे ना, यही तो बात होती है अगर 2 सही होता। आगे सुनिए क्या कह रहा है, कह रहा है उसके 80% प्रश्नों के उत्तर सही थे। मतलब जितना अटेम्प्ट किया, 105 अटेम्प्ट किया था उसने, ठीक है, उसमें बस 80% ही सही हुए। तो 105 का 80% कितना हो जाएगा बताइए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है ना। 80%, 80/100 होगा ना, यहाँ मैं 500 180 क्यों लिख रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पे देखिए 80/100, तो 1 0 ये कट गया, 5 से दूनी 10 और 5 से ये 21 बार में चला जाएगा, 20 25 100, 5 एक और बचा 21 बार में, ठीक है। अब 2 से इसको काट दिया तो ये 4 बार में चला गया, तो 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8। इसका मतलब उसने 84 क्वेश्चन तो सही किए हैं। 80% का यही मतलब हो गया। 105 का 80% आ गया कितना, 84 क्वेश्चन उसने सही किए हैं। तो उसने गलत कितने किए, 105 में से 84 घटा दीजिए तो 1 और 2, 21 प्रश्न उसने गलत किए हैं, ठीक है ना, साफ सी बात है। 84 सही किए, 21 उसने गलत कर दिए, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि
एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाती है, मतलब नेगेटिव मार्किंग 1 लग जाता है। तो उसने टोटल कितने गलत उत्तर किए हैं? 21। तो 21 मार्क्स तो इसके कट गए ये वाले, ठीक है ना। कितने कट गए? 21 मार्क्स। लेकिन एक बात बताओ, उसको 210 मिलने थे। 210 मिलने थे कब? जब सब सही होते। तो मतलब हर एक क्वेश्चन का 2 गुना मिलना था। 21 गलत होने की वजह से 21 तो ये कट गए, लेकिन 2 मार्क्स इसके डबल के बराबर तो और कटा। 21 दूना 42। ये क्यों कटा? क्योंकि अगर ये सही रहे होते तो 2 नंबर एक्स्ट्रा भी मिले होते। मतलब अगर वो एक क्वेश्चन गलत कर रही है तो उसको कुल मिला के 3 नंबर का लॉस हो रहा है। 2 नंबर तो वो जो उसको पॉजिटिव में मिलने वाले थे, 1 नंबर वो लॉस हो रहा है जो उसने नेगेटिव कर दिया। 3 नंबर, एक क्वेश्चन पे 3 नंबर का नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के 21 या 63 नंबर का उसका नुकसान हो गया। चाहे ऐसे निकाल लीजिए, चाहे यहाँ से 3 गुना करके निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 63। तो उसके कितने मार्क्स कट गए? 63। मिलने कितने थे? 210 मिलने चाहिए थे, लेकिन 63 घट गए। तो 210 माइनस कर दीजिए 63। तो 10 में से 3 गया 7, और यहाँ बच गया आपका 10 में से 6 गया 4 और 1, 147 मार्क्स मिले उसको, बी अंक। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हर तरीके से आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बताता हूँ सबका डाउट, डोंट वरी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अच्छा देखिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। और देखो मैंने अभी तक जो 20 डेज सीरीज भी कराया, हर किसी में बताया कि मैं इन सबको फार्मूले से नहीं करता। मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे ही साधारण वे में सॉल्व किया जाए, लॉजिक लगा करके, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, जॉर्ज ने किसी बैंक से 15,000 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% वार्षिक दर पर जमा किए हैं, ठीक है। कितना रुपया जमा किया है? 15,000 का। 10% प्रति वर्ष उसके लग रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, ठीक है। तो वार्षिक दर कह रहा है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, मतलब हर साल ब्याज देना पड़ रहा है उसे 10%। तो 2 वर्षों के बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा उसे, बैंक से कितना ब्याज ले लेगा वो 10% के हिसाब से। तो जरा मुझे बताइए, पहली साल 15,000 का 10% मिलेगा। देखिए किसी का अगर 10% निकालना हो ना, तो उसको 1 जीरो राइट से दशमलव यहाँ है, दशमलव यहाँ लगा दीजिएगा, 1 दशमलव यहाँ लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो उसका क्या हो जाएगा, आपका 10% निकल के आ जाता है। तो 15,000 का 10% क्या होगा? 15,000 में से 1 जीरो को भगा दो, 1500 बचेगा, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया 1500, ये पहली साल का ब्याज लगा। फिर कह रहा है 2 साल के बाद कितना मिलेगा, तो दूसरी साल में फिर इसका तो 10% मिलेगा, तो फिर से 1500 रुपया उसे मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखो, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या कहता है, पहली साल ये जो ब्याज मिला है ना, इसका भी 10% तुझे मिलेगा, ठीक है। तो इसमें और ब्याज जुड़ेगा, कितना? 1500 का 10% आ जाता है, 1 जीरो भगा दो तो 150 आ जाता है, ठीक है। कुल ब्याज कितना हो गया? ये प्लस ये प्लस ये, 1500 3,000 और 150, 3150 रुपया। 3150 रुपया उसे कुल ब्याज मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? ये सी ऑप्शन पे दे रखा है, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा सॉल्व करके मतलब नहीं बताना चाहता कि बहुत बड़ा, बहुत कम से कम दिमाग लगाना पड़े, उसमें मैथ सॉल्व हो जानी चाहिए, ठीक है। चलें, अदरवाइज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला वगैरह बताता, आप लोग उलझे रहते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक मेथड मैं और आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए अगर 10% एक बार कोई चीज़ इंक्रीज कर रहा है, फिर से 10% इंक्रीज कर रहा है, तो इसका जो नेट होता है ना, तो ये 21% हो जाता है। कुल उसको 21% मिलेगा। 15,000 का 21% निकालोगे तब भी 3100 रुपये ही आएगा। ये कैसे निकलता है? सक्सेसिव मेथड से निकलता है। वो चीज़ें मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आफ्टर सीटेट, ठीक है। मैथ का जो बैच लॉन्च करूंगा उसमें सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप लोग भविष्य के एक शिक्षक हैं, आप लोग हर किसी की मेहनत को समझ सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए बहुत गर्मी लग रही है, फैन बंद करके पढ़ाना पड़ता है ताकि आप लोगों को आवाज़ ना कटे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसी चतुर्भुज के 3 बहिष्कोण क्रमशः 50, 100, 150 हैं। चौथा बहिष्कोण के संगत आंतरिक कोण पूछा है। देखिए एक तो डायरेक्ट फार्मूला पहले मैं डिटेल में बताता हूँ। एक आपके पास चतुर्भुज है, इसके हर एक के पास अपना बहिष्कोण हो गया, इसको बढ़ा दो तो बहिष्कोण आ गया, ये बाहर वाला, ये सारे हो गए, ठीक है ना, ये वाले। अब इसमें एक को मान रहा है 50, दूसरा बोल रहा है कितना 100, तीसरा मान लो ये 150 है।
कह रहा है ये जो तीसरा चौथा वाला बहिष्कोण है इसका आंतरिक ये वाला पूछा है। तो मुझे ये बताओ ये लीनियर पेयर से ये अंदर कितना हो जाएगा, ये 50 है तो 101 लाइन पे कुल कोण कितने होते हैं, एक लाइन पे 180 होते हैं, ये 50 है तो ये बन गया कितना 130, ये बन गया आपका, ये 100 है तो ये बन गया 80, ये 150 है तो ये 30 बन गया। ठीक है, अब किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इन सबको जोड़िए जरा, उसके बाद बताइए ये कितना बचेगा। ये बन गया आपका 300, 8 3 11 110, जोड़ लेते हैं 130 और 80 और 30, 0 3 3 6 8 6 14, 4 कैरी 1 1 1 2, 240 हो गया, 240 360 चाहिए उसे, ये सही है। 150 एक था, ठीक है, तो 150 30 80, 100 से ये 80 आ गया, 130 प्लस 50, ठीक है, ये आ गया आपका। अब 360 में से 240 गया, 360 में से 240 के लिए माइनस 0, 6 में से 4 गया 2 1, 120 आ जाएगा आपका आंसर इसका, 120। ये देखिए डी ऑप्शन पे दे रखा है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। बाकी अगर आप चाहते हैं बहिष्कोण से ही निकालना तो सारे किसी भी चतुर्भुज के सारे बहिष्कोण का योग जो होता है 360 होता है। ठीक है ना, ऑल एक्सटीरियर एंगल सम्स आर कितना 360 डिग्री। इससे भी कर सकते हो। फिलहाल हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, ये रहा आपके सामने। इसमें देखिए क्या कह रहा है वो कि किसी बंद लंब वृत्तीय बेलन, मतलब सिलेंडर की बात कर रहा है, जिसकी आधार त्रिज्या 7 मीटर है, आर की वैल्यू दे रखा है 7 मीटर। ठीक है, इसका आयतन दे रखा है इतना, आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वैल्यू 462 दे रखा है। इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सिलेंडर का, फार्मूला में मैंने याद कराया फार्मूला माइंड मैप में। ठीक है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर और आर प्लस एच, ये हमें निकालना है और ये सब दे रखा है। तो देखिए क्या है, इसको निकालने में हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, एक तो आर की एच की, आर हमें पता है लेकिन एच नहीं पता है, तो एच यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए पाई की वैल्यू रखिए 22/7 गुणा में ये आर की वैल्यू 7 गुणा में 7 गुणा में एच बराबर 462। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, इससे ये कट गया आपका, ठीक है ना, एक साथ। अब ये वाला जो 7 है, ये 7 जो है इसको काट देगा, 7 6 42 और 7 6 42, 66 बार में। ठीक है, अब फिर से ये 22 से 66 कट जाता है 3 बार में, तो एच निकल के आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अब इस फार्मूले में सब कुछ रख दीजिए, 2 गुणा 22/7 गुणा आर की वैल्यू फिर से 7 ब्रैकेट में 7 और ये 7 प्लस 3, 7 से 7 चला गया, 22 दूना 44 हो गया आपका, 7 3 10, 10 का 1 0 यहाँ लगा दिया, 440 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। समझ गए क्वेश्चन, यहाँ से सिलेंडर से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ये फार्मूला आप याद रखोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी देखिए मैंने सिलेंडर से ही क्वेश्चन ले रखा है, क्योंकि सिलेंडर से बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इसकी पूरी प्रैक्टिस में करवा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कुछ नहीं करना है। देखिए अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। किसी लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, वक्र पृष्ठ और आधार के क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ऐसी तो होता है। देखिए नीचे जो आधार होता है ये स्क्वायर वो होता है, सर्कुलर होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। इसमें कह रहा है क्रमशः ए और बी माना है, इसको इसने ए माना है, इसको बी माना है। ठीक है, तो कह रहा है इस बेलन की ऊंचाई बता दो, आपसे हाइट पूछ रहा है एच। तो देखिए यहाँ से हाइट कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, a/2 पाई आर, नीचे भेज दो 2 पाई आर, ये एच की वैल्यू आ गई। लेकिन किसी भी ऑप्शन में आर नहीं दिख रहा है भाई, जब आर नहीं दिख रहा है तो आर की जगह इसका मतलब कुछ और होगा, तो इस वाली इक्वेशन से आर निकाल लो। इस वाली इक्वेशन से जब आर निकालोगे तो आर स्क्वायर बराबर b/पाई हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा √b/√पाई। ठीक है, यहाँ रखो, ठीक है, ये आ जाएगा आपका √पाई, ये चीज आ जाएगी आर। अब इसी आर को यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। तो एच बराबर आपका आ जाएगा a/2 इंटू पाई रूट में b/रूट में पाई। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब कोई पाई है रूट से काटोगे, रूट पाई से ये रूट पाई टाइम जाता है। ठीक है ना, तो एच आपका निकल करके आ जाएगा a/2 अंडर रूट, एक तो पाई
और एक तो बी। ये ऑप्शन देख लो कहाँ दिया है, a/2√πb, सी ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन मैंने लिया था, किसी ने अपने ही परिवार से, एक लर्नर थे जिन्होंने इसका एक डाउट पूछा था कि सर इसमें +6 आएगा कि -6 आएगा, इसलिए इसको थोड़ा इंपॉर्टेंस लेकर के इसको मैं फिर से करा रहा हूँ। और इसको ना जिस मेथड से मैं करवा रहा हूँ आप लोग को मैं सजेस्ट करूँगा उसी मेथड से कीजिएगा। बहुत ध्यान से बस देखिएगा इस क्वेश्चन को, मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन इतना आसान है ना कि कुछ पेन भी नहीं चलाओगे तब भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, एक सेकंड यहाँ लगा देता हूँ। हाँ देखिए क्या कह रहा है, यदि व्यंजकों इतना और इतना के योग को, इसका मतलब इन दोनों व्यंजकों को जोड़ा गया है, ठीक है, को इतने में से घटाया जाता है तो परिणाम जो आएगा उसमें से y की पावर 4, ये पावर 4 है, y की पावर 4 का कोफिशिएंट गुणांक बता दो क्या होगा। केवल y की पावर 4 का गुणांक पूछा है तो हमें और किसी के बारे में नहीं सोचना है, केवल y की पावर 4 पे कंसंट्रेट करना है। देखिए इन दोनों को जोड़ने की बात किया है, इसमें देखिए कहीं y की पावर 4 दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। तो जब y की पावर 4 है ही नहीं तो इसमें उसका कोफिशिएंट 0 होगा, इसमें केवल यहाँ पे है। तो यहाँ से सीधा आपको मिल जाएगा कितना, -5y की पावर 4। ये दोनों जोड़ने के बाद आया। आगे क्या कह रहा है, योग आने के बाद इसमें से योग को घटा दो। अब सबको क्यों घटाओगे, हमसे y की पावर 4 का कोफिशिएंट पूछा है ना, तो इसमें केवल y की पावर 4 ढूंढो। ये रहा y की पावर 4, इसमें से -5y की पावर 4 घटा दो। तो कितना, y की पावर 4 में से घटाना है कितने को, -5y की पावर 4। ये आपको माइनस करना है, सिंपल सी बात। तो कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 5 और 1 जिसके आगे कुछ नहीं होता है उसका भगवान होता है, भगवान एक है, गॉड एक है, तो यहाँ 1 इसका कोफिशिएंट हो गया। तो 5 और 1 क्या हो गया, 6y की घात 4। अब बताइए y की घात 4 का कोफिशिएंट क्या आया, 6 आया ना, 6 आ गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। जिसको भी कंफ्यूजन लग रहा था, पिछली बार हमने क्वेश्चन इसको लिया था कि -6 होगा या 6 होगा, अब आई थिंक आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको पेपर में ऐसे ही सॉल्व करना है अगर आपको चाहिए कि पेपर क्लियर हो जाए, वरना टाइम बहुत जाएगा। ये देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है यदि 10 संख्याओं का माध्य मतलब मीन 96 है तथा इनमें से एक संख्या 150 है तो शेष 9 संख्याओं का माध्य क्या होगा। सबसे पहले तो माध्य समझिए क्या होता है, मीन क्या होता है। मीन होता है जितने डेटा दे रखे हो सबको जोड़ करके उसके नंबर से भाग दे दो। ठीक है, तो इसने मीन ऑलरेडी 96 दे रखा है, कितना, 10 संख्या, तो ऊपर आ जाएगा 10 संख्या का 10 नंबर्स का योग और नीचे आ जाएगा 10। ठीक है ना, तो ये सम ऑफ 10 डिजिट्स आ गया। तो अगर हमें केवल सम ऑफ 10 डिजिट पता करना हो तो इसको इधर भेज दो, तो 960 आ गया। जो संख्याएं दो डाटा ले रखा है, जैसे ABCD करके 10 ले रखा है, तो 10 नंबर का योग आ गया, सम ऑफ 10 डिजिट आ गया, कितना, 10 नंबर आ गया 960। लेकिन उसने हमसे 9 संख्याओं का माध्य पूछा है। तो अगर हमें 9 संख्याओं का माध्य निकालना है मीन, तो ऊपर सम ऑफ 9 आएगा, सम ऑफ 9 नंबर आएगा, नीचे 9 आ जाएगा, संख्या से भाग दे देते हैं। हमारे पास तो सम ऑफ 10 है, हमें चाहिए सम ऑफ 9। हमारे पास उसने एक अंक दे रखा है, एक नंबर दे रखा है 150। तो जब टोटल के सम में से आप 150 माइनस कर दोगे तो आपके पास 9 संख्याओं का सम बचेगा ना। 10 संख्याएं थी आपके पास, एक का सम आपने हटा दिया, 150 वाले को हटा दिया, केवल 9 बचे आपके पास। तो कितना आ गया, 0, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 810 आपके पास आ गया 9 संख्याओं का योग। अब मीन पूछा है 9 का संख्याओं का योग वाला, बता दो, यहाँ पे रख दीजिए 810 बटा में 9, 9 9 81 और 1 0 लग गया, 90 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करना है। ये तो मुझे बताना था, इतना टाइम लगा, जब आप लोग सीख जाओगे ना ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 सेकंड में इसका आंसर दे पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। और जो लोग अभी वो फार्मूला माइंड मैप नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, बहुत ही बढ़िया चीज़ हमने दे रखी है माइंड मैप। चारों माइंड मैप को आप लोग देख डालिए, और भी सब्जेक्ट के जो भी माइंड मैप तैयार हो पा रहे हैं पेपर से पहले, वो भी मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि एक पासे को फेंका जाता है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है,
तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। इफ अ डाइस थ्रो देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, ठीक है ना, हाँ प्राइम नंबर अभाज्य संख्या का हमसे प्रायिकता पूछ रखा है। तो देखिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इसमें होता है, ऊपर आता है सम पॉसिबल आउटकम, ठीक है, नीचे आता है टोटल आउटकम। जब आप एक क्यूब को, इस तरह से क्यूब होता है लूडो की गोटी, ठीक है, समझ ही रहे होगे, इसको जब थ्रो किया जाता है तो कुल क्या आ सकता है, या तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, 6। तो टोटल की जगह आप नीचे रख दोगे 6। अब किसका पूछा है उसको रख दो, कह रहा है अभाज्य संख्या। तो इसमें अभाज्य कितनी संख्या है, 1, 2 और 3, कुल मिला के 3 अभाज्य संख्या है, 3 ऊपर रख दो, 3 से इसको काट दिया, 1/2 इसका आंसर बन गया, ठीक है। अगर इसी में आपसे पूछता कि आप बता दीजिए सम संख्याओं की प्रायिकता आने की क्या होगी, तो इन सब में सम कितने हैं, 1, 2, 3, तब भी वो आ जाएगा 3/6, मतलब 1/2 आ जाएगा तब भी। तो कुछ भी वो पूछ ले, 2 से डिविजिबल का पूछ सकता है, केवल 5 आने की प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, आप सब बता दोगे, ठीक है। चलें आगे बढ़े। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा दे रखा है आपके सामने। ये पेज और ऊपर नहीं जाएगा क्या, रुकिए, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में बिंदु O BC का मध्य बिंदु है तथा OA बराबर है OB के, तो एंगल, अगर यदि एंगल OBA 54 दे रखा है तो एंगल OCA क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग ABC। एक त्रिभुज आपके सामने हो गया क्या, A B और C। क्या कह रहा है वो कि O BC का मध्य बिंदु है, तो BC का ये मध्य बिंदु आपके पास O हो गया। फिर क्या कह रहा है, तथा OA बराबर OB है, तो OA को मिला दो, ये रहा। इसमें कौन कौन बराबर है, OA ये वाली साइड, OB ये वाली साइड के बराबर है, और ये मध्य बिंदु है तो ये भी बराबर है, तो ये 3 साइड आपकी हो गई बराबर, ठीक है ना। अब इसमें से OBA 54 दे रखा है, OBA ये वाला कोण आपको 54 दे रखा है, 54। अच्छा मुझे बताओ, किसी भी त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं आपस में बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है ना, जस्ट सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इस त्रिभुज में अगर ये 54 है तो ये भी आपका 54 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। आपसे पूछ रहा है OCA ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है वो। अच्छा केवल त्रिभुज इसमें बात करो ABO में, त्रिभुज ABO में अगर हम बात करें, 2 कोण पता है, तीसरा 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दो, तो एंगल AOB आपके सामने आ जाएगा 180 माइनस 54 प्लस 54 कितना हो जाएगा, 50 50 100 4 4 8 108, ये आ गया। अब 180 में से 108 घटा दीजिए, 10 में से 0 गया 8 गया 2 और ये 7, 72 डिग्री आपका ये आ गया, 72 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला कितना आ जाएगा, जहाँ ब्लैक पेन चला रहा हूँ मैं, 180 में से इसको घटा दो, क्योंकि एक ही रेखा अगर इस तरह से हो, कोई लाइन हो, तो इधर और इधर दोनों का सम 180 होता है। तो यहाँ पे BC एक लाइन पे एक 72 वाला बन रहा है, तो ये 180 में से माइनस कर दीजिए, तो 180 में से 72 चला गया तो कितना आएगा आपका बताइए, 108 आना चाहिए, यही तो आएगा ना, 180 और ये 72, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 7 गया 0, 108, तो ये कोण 108 हो गया आपका। और वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है, क्या कि जो ये कोण होगा वही ये कोण होगा, अगर ये x है तो ये भी x होगा, तो 2x, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, तो 2x प्लस 108 बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई, 180 में से 108 चला गया, यहाँ भी निकाला था 72 आ गया, तो 72 का आधा हो जाएगा एंगल C, तो x आ जाएगा आपका 36 डिग्री, 36 दूना 72 होता है ना, ये रहा आपका C ऑप्शन। C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन, नहीं समझ में आया ये बताइए। कोई डाउट हो तो भी आप लोग बता सकते हैं, कभी भी आप डाउट पूछ सकते हैं, मैं कमेंट देखता रहता हूं, मैं रिप्लाई भी करता हूं जो लोग डाउट करते हैं। और अगर सब समझ में आ गया है तो अच्छा सा कमेंट करके भेज दीजिए, कुछ नहीं टाइम मिल रहा है तो हार्ट टाइप करके ही भेज दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोशिश कीजिए कि एक और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा दीजिए, किसी से भी, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।